एससीओ का मंच तैयारी पूरी है। इस खबर को विस्तार से आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ट्रेंड में आज कौन कौन सी वो खबर है जिन पर हमारा फोकस रहने वाला है। जल्दी से ये देख लेते हैं कि आज वो तमाम बड़ी खबरें कौन सी हैं जो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इस वक्त ट्रेंड कर रही हैं। तो देखिए, चाहे एससीओ के मंच की बात करें जिसको लेकर तैयारी पूरी है, एफबीआई के एक्शन की बात की जाए, इस पर विस्तार से आपको जानकारी देंगे। साथ ही बात होगी मुनीर पर नजर की भी, और साथ ही हम बात करेंगे 100 खाते 500 करोड़ के बारे में, यानी छांगुर के माया जाल के बारे में। आपको बताएंगे कि किस तरह से एक ऑडी ने 5 लोगों को कुचल दिया। साथ ही बात हम करने वाले हैं लॉर्ड्स टेस्ट की भी। तमाम खबरें विस्तार से होंगी, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं कि इस वक्त आखिरकार एक्स पर वो कौन सी खबर है जो ट्रेंड कर रही है। तो देखिए, एक्स पर जो खबर इस वक्त ट्रेंड कर रही है वो जल्दी से आपको बताएंगे। एक बार फिर से कोशिश करते हैं ये जानने की। तो एक्स पर जो खबर इस वक्त ट्रेंड कर रही है, दरअसल यहां पर कई सारे हैशटैग्स आपको नजर आएंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही ट्रंप के बारे में भी एक हैशटैग आपको नजर आएगा। लेकिन हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, यानी भारत की कूटनीति की। 5 साल पहले लद्दाख की गलवान घाटी में जो हुआ, उसने भारत चीन संबंधों को एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचा दिया था। कई भारतीय सैनिकों की शहादत और उसके बाद दोनों देशों के बीच बढ़ता सैन्य तनाव अभी भी सीमाओं पर चल रहा है। ऐसे में भारतीय विदेश मंत्री की चीन यात्रा सिर्फ एक कूटनीतिक शिष्टाचार नहीं, बल्कि एक गहरा रणनीतिक संदेश भी है। इस बार मौका है शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की वार्षिक बैठक का, जहां भारत, चीन, रूस और पाकिस्तान के साथ साथ कुछ अन्य सदस्य देशों के बीच क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। लेकिन इन बैठकों की औपचारिकता के पीछे जो डिप्लोमेटिक सबटेक्स्ट होता है वो कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। गलवान की छाया में ये यात्रा क्या बदलने वाली है, सवाल इस वक्त ये उठता है। 2020 की गलवान घटना के बाद भारत ने चीन से संबंधों में बिजनेस एज यूजुअल की नीति छोड़ दी थी। सैन्य वार्ता, राजनयिक संवाद और एलएसी पर डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया धीमी रही है। अब जब विदेश मंत्री एस जयशंकर बीजिंग जा रहे हैं तो सवाल बहुत सारे उठते हैं। सवाल ये उठते हैं कि क्या ये भारत की नीति में बदलाव का संकेत है क्या? दरअसल ये यात्रा भारत के रणनीतिक आत्मविश्वास को दर्शाती है। ये दर्शाने की कोशिश है कि भारत कूटनीतिक मंचों पर चीन का सामना करने से नहीं हिचक रहा है, बल्कि अपने हितों की रक्षा करते हुए वार्ता को खुला रख रहा है। अब यहां से, इस मंच से पाकिस्तान को एक बार फिर से कड़ा संदेश भी दिया जाएगा, यानी उसको राजनयिक आईना दिखाया जाएगा। एससीओ की यह बैठक में भारत को दरअसल एक और मौका मिलेगा पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर घेरने का। पाकिस्तान अक्सर एससीओ जैसे मंचों पर, आप जानते हैं, कश्मीर राग अलापता रहता है, लेकिन भारत अब ऐसे मौकों को गंवाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। भारत आतंकवाद, कट्टरपंथ और सीमा पार हिंसा जैसे विषय को उठाकर पाकिस्तान की दोहरी नीति को उजागर कर सकता है। इसके अतिरिक्त भारत पाकिस्तान को यह भी याद दिला सकता है कि जब वो खुद आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और एफएटीएफ जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है, तब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जिम्मेदारी से व्यवहार करना उसकी भी मजबूरी है। भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का प्रदर्शन यहां पर दिखाई देगा, क्योंकि चीन यात्रा का एक और पहलू भी है, भारत की स्वायत्त विदेश नीति। आज भारत अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी निभा रहा है, रूस से ऊर्जा खरीद रहा है, यूरोप से रक्षा सहयोग को बढ़ा रहा है और अब चीन से भी संवाद बनाए हुए है। एससीओ के मंच पर भारत ये संदेश देना चाहता है कि वो किसी ध्रुव का हिस्सा नहीं, बल्कि खुद एक स्थायी ध्रुव बन चुका है। आंतरिक राजनीतिक और वैश्विक छवि का संतुलन यहां पर देखने के लिए मिलेगा।
ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल की विदेश नीति की शुरुआती परीक्षा भी कह सकते हैं। घरेलू दर्शकों के लिए ये यात्रा इस बात का प्रतीक हो सकती है कि भारत डरा नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आत्मविश्वास से अपनी बात रखने में सक्षम है। वही अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के लिए संकेत है कि भारत संवाद और संप्रभुता दोनों को ही साथ लेकर चल सकता है। कुल मिलाकर ये यात्रा सिर्फ यात्रा नहीं है, संदेश है। ये चीन दौरा सिर्फ एससीओ की एक औपचारिक बैठक नहीं है, बल्कि कई परतों में छिपा एक बहुआयामी संदेश है। चीन को, पाकिस्तान को, दुनिया को और सबसे बढ़कर भारत को खुद को। कूटनीति में ताकत सिर्फ शब्दों से नहीं, समय और स्थान के चयन से भी प्रकट होती है। और इस बार भारत ने यह चयन पूरी सधे हुए अंदाज में किया है। तो कुल मिलाकर यहां से एक बहुत बड़ा संदेश पूरी दुनिया को जाने वाला है। अब आइए आगे बढ़ेंगे और जल्दी से देखेंगे कि आखिरकार ट्रुथ पर वो कौन सी खबर है जो इस वक्त ट्रेंड कर रही है। एफबीआई का एक्शन, खालिस्तान पर स्ट्राइक। दरअसल एफबीआई के एक्शन को लेकर यह खबर इस वक्त ट्रुथ पर ट्रेंड कर रही है। भारत से फरार होकर अमेरिका में छिपे गैंगस्टर और खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ अमेरिकी जांच एजेंसी यानी एफबीआई ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है। एफबीआई और स्थानीय एजेंसियों ने कैलिफोर्निया के सैन जोक्विन काउंटी में एक छापेमारी के दौरान 8 भारतीय मूल के आतंकियों को अरेस्ट किया है। गिरफ्तार किए गए इन आतंकियों में बब्बर खालसा का आतंकी पवित्र सिंह और पवित्र बाटला भी शामिल है। पवित्र बाटला के अलावा एफबीआई ने दिलप्रीत सिंह, गुरताज सिंह को भी गिरफ्तार किया है। और अभी कुछ तस्वीरें इस वक्त भिवानी से सामने आ रही हैं। जल्दी से तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कार्यक्रम से। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं। इससे पहले आपने तस्वीरें देखी कई और अभी ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्य अतिथि के तौर पर सैनी जी का आशीर्वाद लेने के लिए भी आया है। इस वक्त यहाँ पर मौजूद जहाँ भी जाते हैं स्वागत किया जा रहा है। अनेक अनेक तोहफों की वो बरसात करते हैं, सौगात देते हैं। आज उसी परिप्रेक्ष्य में आए हैं। दरअसल मौका महाराजा गुरुदक्ष प्रजापति जयंती समारोह का है और कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हुए हैं, जहां पर उनका मंच पर इस वक्त स्वागत किया जा रहा है। वो तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। ये भिवानी की तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। आप कृपया हम सब की तरफ से ये फूलों की माला, कुछ देर पहले यहाँ से आपने और भी यहाँ से उनकी कई तस्वीरें देखी और अब ये सीधी तस्वीरें मंच से हम आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री की, जहां पर उनका इस वक्त स्वागत हो रहा है। दरअसल ये जो कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है भिवानी के अंदर, महाराजा गुरुदक्ष प्रजापति जयंती समारोह है और इसी में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। इससे पहले आपने देखा सुबह कैथल में उनकी मौजूदगी रही, जहां पर उन्होंने एक बड़ा संदेश दिया था ड्रग फ्री हरियाणा को लेकर। और अब वो यहां पर ये राज्य स्तरीय समारोह का जो आयोजन किया जा रहा है, मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए हैं, जहां पर मंच पर उनका स्वागत हुआ है। और आइए अब एक बार फिर से ट्रेंड्स पर नजर डालते हैं और जल्दी से देखते हैं कि अब वो कौन सी खबर है फेसबुक पर जो इस वक्त ट्रेंड कर रही है। मुनीर पर नजर, पाक में तख्ता पलट। दरअसल पाकिस्तान को लेकर इस वक्त ये बड़ी खबर सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड कर रही है। ऐसी खबरें वायरल हो रही हैं कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को पद से हटाया जा सकता है। इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल भी तेज है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऐसी चर्चा का बाजार गर्म है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जरदारी को पद से हटाकर खुद राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। इन तमाम खबरों पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। शरीफ ने कहा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कभी भी राष्ट्रपति बनने की इच्छा नहीं जाहिर की और ना ही इस तरह की कोई योजना बनाई गई है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि जरदारी और मुनीर के बीच
अच्छे सम्मानजनक रिश्ते भी हैं। दोनों का फोकस पाकिस्तान की तरक्की पर है, लेकिन इन दोनों के फोकस के बावजूद भी पाकिस्तान की तरक्की कितनी ज्यादा इस वक्त देखने को मिल रही है वो तो जग जाहिर है। खैर, शहबाज शरीफ की तरफ से यह स्पष्टीकरण ऐसे वक्त में आया है जब पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने हाल ही में कहा था कि जरदारी, शरीफ और मुनीर के खिलाफ जो दुष्प्रचार अभियान चलाया जा रहा है उसके पीछे कुछ दुश्मन विरोधी ताकतों का हाथ है। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने कहा था कि मुझे पता है कि फर्जी खबरें कौन फैला रहा है और क्यों फैला रहा है और इससे किसे फायदा होगा। दरअसल आसिफ मुनीर का फोकस पाकिस्तान को मजबूती देने और साथ ही स्थिरता लाने पर है। जो इस तरह के फेक नैरेटिव को गढ़ रहे हैं वो दुश्मन के साथ मिलकर इस तरह का कैंपेन चला सकते हैं, लेकिन हम पाकिस्तान को और सशक्त बनाने के लिए जो बन पड़ेगा हम वो करेंगे। मोहसिन नकवी ने यह भी कहा था कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि राष्ट्रपति जरदारी के इस्तीफा देने पर ना तो किसी तरह की चर्चा हुई है और ना ही इस तरह की कोई भी संभावना है। सेना के साथ राष्ट्रपति के बढ़िया और सम्मानजनक रिलेशंस हैं। आसिम मुनीर को 2022 में 3 साल के लिए आर्मी चीफ बनाया गया था। आसिम मुनीर का कार्यकाल अब बढ़ा दिया गया और 5 साल कर दिया गया और ऑपरेशन सिंदूर के बाद आसिम मुनीर को प्रमोट करके फील्ड मार्शल भी बनाया गया। अब पाकिस्तान का यह दावा है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और उनके बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी की सरकार के साथ बहुत ही अच्छे रिलेशंस हैं। पाकिस्तान के दावे तो एक तरफ है और दूसरी तरफ है पाकिस्तान की तख्ता पलट की खबर। ऐसे में पाकिस्तान के तमाम मंत्री भले ही इन खबरों का खंडन करें, लेकिन अगर ये खबर ट्रेंड कर रही है तो ये तो तय है कि पाकिस्तान की सरकार और आर्मी के बीच कुछ ना कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है। और जैसा पाकिस्तान का इतिहास रहा है वो ये बताता है कि पाकिस्तान में कब क्या हो जाए, पाकिस्तान की आर्मी वहां कब तख्ता पलट कर दे, इस पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। आइए अब आगे बढ़ेंगे जल्दी से। अब हम जल्दी से देखेंगे कुछ और खबरें इस वक्त YouTube पर क्या ट्रेंड कर रहा है, जल्दी से एक बार देख लेते हैं। छांगुर का मायाजाल, 100 खाते 500 करोड़, यह खबर इस वक्त YouTube पर ट्रेंड कर रही है। दरअसल धर्मांतरण गैंग के मास्टरमाइंड छांगुर बाबा को लेकर एजेंसियों की जांच चल रही है। एटीएस की जांच में पता चला है कि छांगुर बाबा ने मुस्लिम देशों से नेपाल के रास्ते 300 करोड़ रुपए की फंडिंग हासिल की थी और सूत्र यह भी दावा कर रहे हैं कि हवाला के जरिए पिछले 3 सालों में उसके पास कुल 500 करोड़ रुपए आए थे। यह पैसा धर्म परिवर्तन कराने के लिए इस्तेमाल किया गया। अब तक पड़ताल में हवाला के जरिए जो रकम मिली है 200 करोड़ रुपए की, उसकी आधिकारिक पुष्टि भी हो चुकी है। बाकी अगर 300 करोड़ रुपए के बारे में बताया जाए तो देखिए ये जानकारी है कि ये पैसा हवाला चैनल्स का इस्तेमाल करके नेपाल के रास्ते भेजा गया था। एटीएस के अकॉर्डिंग नेपाल के सीमावर्ती जिलों जैसे काठमांडू की बात करें, नवलपरासी की बात करें, रूपंदेही की बात करें या बाके में 100 से ज्यादा बैंक खाते खोले गए थे। इन खातों में पाकिस्तान, दुबई, सऊदी अरब और तुर्की सहित अन्य जो मुस्लिम बहुल देश है वहां से भी फंड आया था। नेपाल के एजेंट्स ने ये पैसा छांगुर तक पहुंचाने में मदद भी की थी। इसके लिए उसे 4 से 5% कमीशन भी दिया गया। कई मामले में पैसा कैश डिपॉजिट मशीन यानी सीडीएम के जरिए भी जमा किया गया और फिर इस फंड को बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी जैसे उत्तर प्रदेश के जो अलग अलग जिले हैं वहां पर पहुंचाया गया, जहां पर इस फंड को नेपाली करेंसी से भारतीय करेंसी में एक्सचेंज किया गया। छांगुर बाबा अपने नेटवर्क, अपने धर्मांतरण के खेल को कोड वर्ड के जरिए चलाता था। छांगुर अपने गिरोह के सदस्यों से कोड वर्ड में बातचीत करता था, जिनका हाल ही में
खुलासा भी हुआ और उन्हें कोडवर्ड के जरिए ही कमांड दिया करता था। छांगुर के कोडवर्ड डिकोड भी हो गए। जिन लड़कियों का या फिर जिन महिलाओं की बात करें, उनको छांगुर और उसके साथी धर्मांतरण के लिए टारगेट करते थे, उन्हें वो प्रोजेक्ट कहते थे। छांगुर बाबा और उसके गिरोह के सदस्य धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया को कोड में मिट्टी पलटना कहते थे, जिसका मतलब था किसी का धर्म बदलवाना। छांगुर के गैंग में मानसिक रूप से प्रभावित करने या ब्रेन वॉश करने की प्रक्रिया को काजल करना कहा जाता था। छांगुर बाबा के गिरोह के सदस्य अगर किसी व्यक्ति को बाबा से मिलवाना चाहते थे तो इसके लिए भी एक स्पेशल कोडवर्ड का यूज किया जाता था। बाबा से मिलवाने की प्रक्रिया को छांगुर ने दीदार का नाम दिया था। तो आप समझ सकते हैं। अब अगली खबर का रुख करेंगे, इंस्टा पर क्या ट्रेंड कर रहे हैं, जल्दी से देखते हैं। बेकाबू रफ्तार, 5 लोगों को कुचला। यह खबर है दिल्ली की वसंत विहार इलाके की। एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें एक तेज रफ्तार ऑडी कार ने फुटपाथ पर सो रहे 5 लोगों को कुचल दिया। यह घटना 9 जुलाई की रात करीब 1:45 पर हुई थी। पुलिस ने शनिवार को इस खबर की जानकारी दी। घटना वसंत विहार के शिवा कैंप के पास हुई और यह बताया जा रहा है कि सड़क किनारे कुछ लोग अपने परिवार के साथ फुटपाथ पर सो रहे थे। तभी एक सफेद कलर की ऑडी यहां पर आती है और यहां जो लोग सो रहे थे उनको रौंद देती है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस घटना से जुड़ी तस्वीरें सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो बताया गया कि घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है और उनकी हालत पर नजर रखी जा रही है। पुलिस ने मौके से आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी को घटना स्थल से भागने का मौका नहीं मिला और स्थानीय लोगों की मदद से उसे वहीं पर पकड़ लिया गया। उसके खिलाफ लापरवाही से कार चलाने, शराब पीकर वाहन चलाने और जानलेवा चोट पहुंचाने जैसी कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है और फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि इस मामले ने कई सवाल जरूर उठा दिए हैं।